छत्तीसगढ़ के देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में बलदेव नाम का एक ढाबा मालिक रहता था। उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उसकी पहचान अच्छे व्यवहार से नहीं बल्कि लालच और कंजूसी से थी। वो हर बात में सिर्फ अपना फायदा देखता था। एक दिन जब एक ग्राहक पेट भर भोजन करके पैसे चुकाने लगा, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। भैया, आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, बस थोड़े से पैसे कम पड़ गए हैं। अगर आप कहें तो कल आते ही दे दूंगा। आप तो जानते ही हैं, मैं रोज आपके ढाबे पर खाना खाने आता हूँ। मेरी दुकान पर उधार नहीं चलता। आज तुझे उधार दे दिया तो कल पूरा गांव हाथ फैलाकर खड़ा होगा। यहां हर किसी के लिए नियम एक जैसे हैं। बलदेव भैया, मैं कोई पराया नहीं, इसी गांव का आदमी हूं। बस 2 दिन की बात है, पैसे मिलते ही सबसे पहले आपका हिसाब चुका दूंगा। क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? भरोसे की बातें अपने घर जाकर करना। मेरी दुकान पर सिर्फ पैसे चलते हैं और मुझे एक एक पैसा चाहिए अभी के अभी। याद रखना बलदेव, जिस घमंड और लालच पर आज तू इतना इतराता है, वही एक दिन तेरे इस ढाबे की बर्बादी की वजह बनेगा। मेरी ही दुकान पर खड़े होकर मुझे बद्दुआ दे रहा है। निकल यहां से, वरना पिटाई हो जाएगी तेरी। बलदेव का यही स्वभाव था। वो हर आने जाने वाले से रूखेपन और घमंड से बात करता था, लेकिन पूरे गांव में उसका ही एकमात्र ढाबा था और पैसे की ताकत भी उसी के पास थी। इसलिए लोग उसका अपमान सहकर भी चुपचाप वहां से चले जाते थे। ठीक उसी समय अर्जुन और उसकी पत्नी काजल देवगढ़ गांव की ओर आ रहे थे, आंखों में एक उम्मीद लिए। आपको सच में लगता है मुखिया जी हमारी मदद करेंगे? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हाँ काजल, मुझे पूरा यकीन है। मेरे पिताजी और मुखिया जी की दोस्ती सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि बहुत गहरी थी। मुझे विश्वास है वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। जैसे ही अर्जुन और काजल ने देवगढ़ गांव में कदम रखा, सबसे पहले उनकी नजर सड़क किनारे बने एक बड़े ढाबे पर पड़ी। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, देवगढ़ स्पेशल ढाबा। दोनों ने एक पल उस ढाबे की ओर देखा, फिर बिना रुके आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणाम काका जी, क्या आप हमें मुखिया राम अवतार जी के घर का रास्ता बता सकते हैं? हमें उनसे एक जरूरी काम है। बेटा, तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। लगता है पहली बार देवगढ़ आए हो। काका, हमारे गांव में पानी की ऐसी भयंकर कमी पड़ गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। इसी मजबूरी में लोग अपना घर बार छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे गांवों की ओर निकल रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है बेटा। जाओ, मुखिया राम अवतार जी बहुत नेक और दयालु इंसान है। मुझे पूरा भरोसा है वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर अर्जुन और काजल सीधे मुखिया राम अवतार जी के घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे उनके दरवाजे पर पहुंच गए। प्रणाम मुखिया जी। आओ बेटा, पहले बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मुखिया जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं जय नारायण जी का बेटा हूँ। वही जय नारायण जी जो गांव-गांव की शादियों और बड़े आयोजनों में स्वादिष्ट खाना बनाया करते थे। अरे, तुम जय नारायण के बेटे अर्जुन हो। जब आखिरी बार देखा था तब तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। क्या ये तुम्हारी धर्मपत्नी है? अर्जुन ने काजल का परिचय करवाया। मुखिया जी बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए दोनों को आदर के साथ घर के अंदर ले गए। बेटा, जय नारायण जी की सेहत अब कैसी है? उनकी शुगर की बीमारी में कुछ सुधार हुआ या अभी भी परेशानी है? जी मुखिया जी, अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। शुगर भी दवाइयों से काबू में है, लेकिन हमारे गांव में पानी की भारी कमी ने हालात बहुत खराब कर दिए हैं। इसी वजह से काम की तलाश में मुझे यहाँ आना पड़ा। बेटा, अब तुम बेफिक्र होकर बताओ, आखिर तुम्हें किस बात की जरूरत है? अगर मेरे बस में हुआ तो तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। मुखिया जी, बस रहने के लिए कोई जगह और थोड़ा सा काम मिल जाए, आप पर बहुत बड़ी कृपा होगी। बेटा, तुम्हें अपने पिता की तरह खाना बनाना तो आता ही होगा। गांव में एक ढाबा है,
वहां तुम्हें काम मिल सकता है। कुछ दिन वहां काम करके गांव और यहाँ के लोगों को समझ लेना। फिर अगर चाहो तो अपना खुद का ढाबा भी शुरू कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, उस ढाबे का मालिक बलदेव बड़ा लालची और घमंडी आदमी है, उससे जरा संभल कर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगली सुबह मुखिया जी की सलाह मानकर अर्जुन बलदेव के ढाबे पर काम की उम्मीद लेकर पहुंच गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ढाबा उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। नमस्ते भैया, मैं बिहार से आया हूँ। क्या आपके यहाँ रसोइये की जरूरत है? जगह तो खाली है, लेकिन पहले ये बताओ, खाना बनाने में तुम्हारा हाथ कितना अच्छा है? कौन कौन से पकवान बना लेते हो? मुझे बिहार की मशहूर चिकन करी और तड़केदार दाल बनानी अच्छी तरह आती है। मैं और पिताजी शादियों में यही बनाया करते थे। आप एक बार मेरे हाथ का खाना चख लीजिए, पसंद ना आए तो मुझे काम पर मत रखिएगा। ठीक है, आज तुम ही खाना बनाओ। अगर ग्राहकों को तुम्हारे हाथ का स्वाद पसंद आया तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। अर्जुन ने सरसों के तेल में चिकन को मसालों के साथ खूब अच्छे से पकाया और साथ में तड़केदार दाल भी तैयार की। कुछ ही देर में दोनों पकवानों की खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई और वहां बैठे ग्राहकों का ध्यान रसोई की ओर खिंच गया। वाह, खुशबू तो कमाल की है। अब देखते हैं ग्राहकों को स्वाद कैसा लगता है। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और अर्जुन का खाना खाते ही उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा चिकन तो आज तक नहीं खाया। अरे वाह, दाल भी क्या लाजवाब बनी है। ऐसा स्वाद तो घर पर भी नहीं मिलता। ग्राहकों की तारीफ सुनकर बलदेव के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान आ गई। ठीक है अर्जुन, कल से चिकन करी और दाल तुम ही बनाना। महीने के 6,000 रुपए दूंगा। काम अच्छा रहा तो आगे बढ़ा दूंगा। काजल, खुशखबरी है, मुझे ढाबे पर काम मिल गया। सच में? अब तो हम हर महीने माँ पिताजी के लिए पैसे भेज पाएंगे। हाँ, 6,000 रुपए में से 2,000 रुपए हमारे खर्च के लिए रखेंगे और बाकी पैसे हर महीने गांव भेज देंगे। बस आप जरा संभल कर रहिएगा। मुखिया जी ने बताया था कि ढाबे का मालिक बहुत लालची और सख्त मिजाज का आदमी है। जब मेरे साथ तुम जैसी समझदार पत्नी हो तो मुझे किसी बात की चिंता क्यों हो? अर्जुन के आने के बाद ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। बलदेव की कमाई भी बढ़ गई। लेकिन एक दिन उसने अर्जुन से ऐसी बात कही जिसे सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन, कल का बचा हुआ चिकन मटन कहाँ रखा है? उसे फेंका तो नहीं? वो तो मैंने कुत्तों को खिला दिया मालिक। अगली बार बचा हुआ खाना मत फेंकना, उसे संभाल कर रखना और अगले दिन ताजे खाने में मिला देना। किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ये कैसी बात कर रहे हैं मालिक? हम ग्राहकों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? जो मैं कहूंगा वही करना होगा। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, इसलिए मेरी बात माननी पड़ेगी। नया नया काम होने के कारण अर्जुन कुछ कह नहीं पाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। इसी तरह देखते देखते कुछ महीने बीत गए। मालिक, यहाँ काम करते हुए 4 महीने हो गए हैं। अगर हो सके तो मेरी पगार थोड़ी बढ़ा दीजिए। इतने पैसों का क्या करेगा? तेरा घर तो चल ही रहा है ना। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। अब मालिक अर्जुन की 2-2 महीने की पगार रोकने लगा। मालिक, 2 महीने से मेरी पगार नहीं मिली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूर होकर मैं अपना खुद का ढाबा खोल लूंगा। अगर इसने अपना ढाबा खोल लिया तो मेरे सारे ग्राहक इसके पास चले जाएंगे। इसे किसी तरह रोकना होगा। ठीक है अर्जुन, आज शाम को अपनी पूरी पगार ले जाना। शाम को अर्जुन अपनी 2 महीने की पगार लेकर ढाबे से खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। अर्जुन के जाते ही मालिक ने अपने 2 भरोसेमंद गुंडों को चुपके से बुला लिया। सुनो,
रास्ते में अर्जुन से वो सारे पैसे छीन लेने हैं। काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को मुझ पर शक ना हो। समझ गए मालिक, आपका काम हो जाएगा। काम ठीक से हुआ तो दोनों को अच्छी रकम दूंगा। अब जाओ और उसका पीछा करो। अर्जुन अपनी पगार लेकर घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक 2 गुंडे उसके सामने आकर खड़े हो गए। कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। सारे पैसे निकाल दे, वरना ऐसी पिटाई करेंगे कि याद रखेगा। भैया, मैं तो बस ढाबे पर खाना बनाने वाला आदमी हूँ। अभी काम खत्म करके घर जा रहा हूँ। मेरे पास भला इतने पैसे कहाँ होंगे? झूठ मत बोल, हमें पता है तेरे पास कितने पैसे हैं। हड्डी पसली प्यारी है या पैसे? डर के मारे अर्जुन उनका विरोध नहीं कर पाया। दोनों चोर उसे पीटकर उसकी पूरी पगार लूटकर भाग गए। किसी तरह अर्जुन घर पहुंचा और काजल को सारी बात बता दी। हे भगवान, अब हम गांव में पैसे कैसे भेजेंगे? माँ पिताजी हमारी मदद का इंतजार कर रहे होंगे। चिंता मत करो काजल, कल सुबह ही मुखिया जी से मिलकर सारी बात बताऊंगा। अगले दिन अर्जुन मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी ने उसकी कुछ मदद की, लेकिन साथ ही उसे एक जरूरी बात समझाई। अर्जुन बेटा, उस बलदेव से जरा संभल कर रहना। वो आदमी बहुत चालाक है, मौका मिलते ही अपना फायदा दिखता है। चालाक नहीं, लालची कहिए मुखिया जी। वो खाने में मिलावट करता है और बासी खाना भी ग्राहकों को खिला देता है। अब मैं उसके यहाँ काम नहीं करना चाहता। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन फिर अपनी कमाई लेकर घर लौट रहा था। तभी वही 2 चोर दोबारा उसके सामने आ गए और पहले की तरह इस बार भी उसकी सारी कमाई लूटकर फरार हो गए। ये कैसे हो रहा है? पहली बार भी इन्हें मेरे पैसों के बारे में पता था और आज भी कहीं कोई मुझे जानबूझकर लुटवा तो नहीं रहा। घर पहुंचकर अर्जुन ने काजल को रास्ते में हुई पूरी घटना बताई और अपने मन में उठ रहे शक के बारे में भी बताया। काजल, मुझे पूरा शक है कि ये चोरी बलदेव ही करवा रहा है, लेकिन बिना किसी सबूत के हम उस पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते। अगली बार ऐसा हो तो आप ऐसा कीजिएगा। काजल पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने अर्जुन को एक तरकीब सुझाई। अगली बार पैसों पर ऐसी खास गहरे रंग की स्याही लगा देना जो हाथ लगते ही आसानी से न छूटे। अर्जुन ने काजल की बताई तरकीब आजमाई। अगली बार पगार लेकर निकलते समय उसने नोटों पर वही खास स्याही लगा दी। रास्ते में फिर वही 2 आदमी आए और पैसे लूटकर भाग गए। अगली सुबह बलदेव खुद मुखिया जी को साथ लेकर अर्जुन के घर पहुंचा। पहले पंचायत में चलो, वहीं सबके सामने बात होगी और फैसला भी वहीं होगा। कुछ ही देर में गांव की पूरी पंचायत वहां इकट्ठा हो गई। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर मामला क्या है। अर्जुन, बलदेव का कहना है कि तुम ढाबे के पैसे अपने पास रख लेते हो और बाद में चोरी की झूठी कहानी बना देते हो। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, मैं पैसे लेकर सीधा घर ही जा रहा था। रास्ते में वही 2 लोग फिर आ गए और इस बार भी मेरी पूरी पगार लूटकर भाग गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने रखो, वरना चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लो और गांव छोड़ दो। अर्जुन अचानक जोर से हंस पड़ा। गांव वालों, चोर चोरी करके अब घबरा गया है, इसलिए सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। असली चोर तो बलदेव खुद है, जो अपने आदमियों से मेरा पैसा लुटवाता था। मुखिया जी, जरा बलदेव के हाथ तो देखिए। वो स्याही तो कल कपड़े धोते समय गलती से मेरे हाथ पर लग गई थी। इसका चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अब सब कुछ साफ हो गया, इसीलिए बार बार सिर्फ अर्जुन के ही पैसे लूटे जा रहे थे। बलदेव, तुम्हारी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। बलदेव की सच्चाई सामने आते ही पूरा गांव हैरान रह गया। सबके सामने उसकी करतूत खुल चुकी थी। अब मुखिया जी ने पंचायत का फैसला सुनाया। आज से बलदेव का ढाबा हमेशा के लिए बंद रहेगा। अब गांव में अर्जुन अपना ढाबा चलाएगा और ईमानदारी से लोगों को खाना खिलाएगा। नहीं मुखिया जी, मेरे पिताजी ने सिखाया है कि किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, चाहे उसने हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो।
बलदेव भैया का भी परिवार है। बस 2 महीने के लिए उनका ढाबा बंद कर दीजिए। तब तक मैं यहाँ काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा और फिर अपने गांव लौट जाऊंगा। उसके बाद बलदेव भैया अपना ढाबा दोबारा चला सकते हैं। तुम सच में अपने पिता के संस्कारों पर चले हो बेटा। उन्होंने तुम्हें सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि इंसानियत निभाना भी सिखाया है। 2 महीने तक अर्जुन ने गांव का ढाबा बखूबी संभाला, फिर अपने गांव लौट गया, अपने परिवार के पास, अपनी जमीन के पास। और बलदेव को एक सबक मिल चुका था कि लालच और बेईमानी का रास्ता कभी दूर तक नहीं ले जाता। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। ये हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे स्वभाव से इंसान अपनी जगह खुद बना लेता है और लालच व बेईमानी आखिर में इंसान को खुद ही डुबो देती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।